ठीक है, तो कहानी शुरू करें। थर्ड लेक्चर पहुंच गए, बैंकिंग कवर करेंगे। बैंकिंग कवर करने में हमें लगेंगे अभी 3-4 लेक्चर्स, काफ़ी बड़ा टॉपिक होता है। और इसके बाद यू विल रियलाइज़ कि कितना सारा आपका अखबार अनलॉक हो गया है। ग्रेजुअली डे बाय डे आप ऐड करते रहो और यू विल रियलाइज़ कि जीडीपी जैसे बेसिक टर्मिनोलॉजी वाला जो हम लेक्चर कवर किया, उसके बाद बैंकिंग, इतनी सारी चीज़ें आपको समझ आने शुरू हो जाएंगे न्यूज़पेपर में। तो बस पढ़ते चलो रेगुलरली, साथ साथ में कुछ कुछ चैप्टर्स भी रीड करने। संजीव वर्मा एक बुक है, प्लीज़ बाय दैट बुक, एंड रमेश सिंह एज वेल, बट लेकिन प्राइमरली संजीव वर्मा। बहुत बेसिक है, क्योंकि इको में हमने करना क्या है, इको का हमारा बेसिक एजेंडा क्या है। इको हमेशा ही करंट अफेयर्स ओरिएंटेड रहती है, इकोनॉमी। तो शुरू के कुछ लेक्चर्स होंगे, शुरू के 7-8-10 लेक्चर्स हैं, ये काफ़ी बेसिक्स पे डील करते हैं, लेकिन ये बेसिक्स इतना रैपिडली आपकी नॉलेज डेटाबेस में एडिशन करेंगे दैट यू विल रियलाइज कि उसके बाद जो भी जितना भी करंट अफेयर्स आ रहा है वो आपको समझ आना शुरू हो गया। तो बस यही थोड़ा अटेम्प्ट रहेगा, क्योंकि हमने जो लास्ट के 15 लेक्चर्स हैं जो आउट ऑफ 25, वो 15 लेक्चर्स इनफैक्ट मैं तो ये ट्राई कर रहा हूँ कि हर एक लेक्चर के साथ साथ कुछ कुछ करंट अफेयर्स बताता रहूँ। तो लेकिन लास्ट के 15 लेक्चर्स तो काफ़ी करंट अफेयर्स ओरिएंटेड होते हैं। वो ऐसे करंट अफेयर्स हैं जो विद टाइम अब स्टैटिक हो गए हैं, अब वो आपको पता होने चाहिए ही चाहिए। जैसे इंद्रधनुष प्लान क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। करंट अफेयर्स नहीं रहा, अब ये स्टैटिक बन चुका है। और करंट अफेयर्स क्या होगा जो लास्ट कुछ 5 महीने 6 महीने में हुआ है, ठीक है जी। तो बैंकिंग से शुरू कर रहे हैं आज, इसका लेक्चर नंबर 1 है। तो इसमें पढ़ेंगे क्या क्या आज हम क्विकली देख लो। रोल ऑफ आरबीआई, ये सबसे पहले मैंने इसलिए रखा है रोल ऑफ आरबीआई, इसका एक रीजन है कि बहुत सारी छोटी छोटी टर्म्स आपको आरबीआई के रोल से समझ आ जाती हैं कि ये क्या मतलब, इस बात का क्या मतलब। देन हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ लिक्विडिटी, लिक्विडिटी नाम की क्या चीज़ है, इको में टर्म होती है यूज। देन सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, रेपो रेट्स क्या होते हैं, रिवर्स रेपो रेट्स, ये आपको स्टैंडर्ड प्री में ऐसे सवाल नजर आते हैं, बहुत ही आसान से होते हैं। देन मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या चीज़ है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या चीज़ है, एंड 2 रेट्स, बेस रेट, बैंक रेट, एक एक लाइन के कॉन्सेप्ट्स हैं। एंड लास्ट में एमसीएलआर, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग, कि अगर एक्स्ट्रा फंड अरेंज करना है बैंक को तो उसके लिए कैसे रेट डिसाइड किया जाएगा। अभी लेटर ये कुछ लेटेस्ट एडिशन है, 2016 के प्री में पूछ भी चुके हैं एमसीएलआर क्या होता है, और तब करंट अफेयर्स अब तो स्टैटिक बन चुका है, अब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, शुरू करते हैं रोल ऑफ आरबीआई। बिफोर एक्चुअली स्टार्ट मैं चाहता हूँ कि आपको कुछ बेसिक सी बातें बताऊँ। जैसे आरबीआई हमारे देश का एक सेंट्रल बैंक है। सेंट्रल बैंक ये करता क्या है, सेंट्रल बैंक बहुत सारे कंट्रीज में बहुत सारे सेंट्रल बैंक्स होंगे। जैसे इंडिया का तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। अब जैसे यूएसए में, यूएसए वाले सेंट्रल बैंक का नाम क्या है, फेडरल रिजर्व, उसको फेड भी बोलते हैं, फेडरल रिजर्व। ओके, अच्छा यूके में, ये तो यूएसए का है, यूके में उसको बोला गया बैंक ऑफ इंग्लैंड। जापान वाले के सेंट्रल बैंक को बैंक ऑफ जापान बोलते हैं। ऐसे पाकिस्तान में भी होगा, कुछ रशिया में भी होगा, दुनिया भर में सेंट्रल बैंक है। सेंट्रल बैंक करते हैं क्या, ये आपको या कंपनीज को उधार देते हैं? नो, ये पॉलिसीज बनाते हैं। दीज आर इनटू पॉलिसी मेकिंग, कि आपके देश की मॉनेटरी पॉलिसी क्या रहेगी। तो हमारे पास पहला हैवी वर्ड आया अभी आज का, मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी वर्ड किससे निकला, मनी से। ये मनी की पॉलिसी की बात हो रही है कि पैसे की कीमत क्या होनी चाहिए, पैसा सस्ता होना चाहिए, पैसा महंगा। पैसे की कीमत किस पर डिपेंड करती है, इंटरेस्ट रेट पर, कि अगर आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, महंगा हो जाएगा, तो पैसे की कीमत बढ़ जाएगी। इंटरेस्ट रेट सस्ता है, पैसे की कीमत कम है। तो मॉनेटरी पॉलिसी का एक इंपॉर्टेंट जो डिटर्मिनेंट है वो क्या है, आपका इंटरेस्ट रेट। ठीक है, ऐसे ही आपने पैरेलली एक और टर्म सुनी होगी, दैट इज नोन एज व्हाट, फिस्कल पॉलिसी। व्हाट इज फिस्कल पॉलिसी? फिस्कल एक हाई फाई वर्ड है, किसके लिए, यूके में यूज होता है। ये यूएसए में वर्ड क्या होता है यूज, फाइनेंशियल। फाइनेंशियल का एक ही हाई फाई वर्ड है फिस्कल। अगर मैं आपको यहाँ पे कोई कैसे बता रहा हूँ कि फाइनेंस एंड अकाउंट्स में क्या डिफरेंस है, ये साइड में क्या आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पर कि फाइनेंस, जो अगर कॉमर्स वाले लोग हैं, अगर वो इंटरव्यू देने जाते हैं, उनको तो ऐसी बेसिक बेसिक बातें बहुत पूछती हैं। नॉट दैट कि जैसे इंजीनियरिंग वालों को नहीं पूछते। इंजीनियरिंग वालों को क्या पूछते हैं कि आप डिफाइन कर दीजिए व्हाट इज मैकेनिकल इंजीनियरिंग, व्हाट इज फिजिक्स, व्हाट इज केमिस्ट्री। इतने बेसिक सवाल हैं, हम इतना आगे पहुंच चुके हैं अपनी नॉलेज में कि हम ये बेसिक सवालों के आंसर ही पूछ चुके हैं। तो ऐसे अगर बीकॉम वालों से या जिन्होंने सीए वगैरह कुछ किया हुआ है, एमबीए वगैरह किया हुआ है, उनसे पूछते हैं कि फाइनेंस एंड अकाउंट्स में डिफरेंस क्या है। मुझसे पूछा गया था, मैंने बीकॉम नहीं किया, लेकिन मैंने एक फाइनेंस का कोर्स किया हुआ है, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। तो उसके कारण मुझसे पूछा गया था कि फाइनेंस और अकाउंट्स में डिफरेंस क्या है। तो बहुत ही बेसिक सा फर्क है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने पैसे कमा लिए, पास्ट के बारे में बात होगी, तो पास्ट के बारे में कितने पैसे कमाए आपने, उसका सब हिसाब किताब, दैट इज अकाउंट्स। कितने पैसे कमाओगे फ्यूचर, दैट इज फाइनेंस। कहाँ से पैसे कमाओगे एंड कहाँ लगाएंगे, गेटिंग इट, कि फ्यूचर, वेयर ऑल विल यू, फ्रॉम वेयर ऑल विल यू अर्न, एंड वेयर ऑल विल यू स्पेंड। फ्यूचर की बात होगी तो फाइनेंस की बात हो रही है, पास्ट कहाँ पैसे लगाए, कहाँ से पैसे कमाए, वो है अपना अकाउंट्स। ठीक है, चलो अभी इसको यहीं पे रोकते हैं एंड वापस आते हैं फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी इज देश की फाइनेंशियल पॉलिसी, ये कि कहाँ पैसे लगने वाले हैं, स्पेंड कहाँ सरकार करेगी, कहाँ से पैसे सरकार कमाएगी सरकार पैसे कहाँ से, टैक्सेस से कमाएगी सरकार, बहुत सारी ड्यूटीज कमाती है, बहुत कुछ। एंड खर्चे कहाँ करती है, स्कूल पे, कॉलेज पे, हेल्थ पर, बहुत जगह। तो ये आपको फिस्कल पॉलिसी कौन दे रहा है, इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आपको पॉलिसी देती है, कहाँ पर, बजट, जो आपका बजट डॉक्यूमेंट है, दैट इज नथिंग बट योर फिस्कल पॉलिसी, बजट डॉक्यूमेंट, कि कहाँ पैसे कमाएंगे, कहाँ पैसे खर्चेंगे। जब हम गवर्नमेंट फाइनेंस पढ़ेंगे, अभी कुछ दिन दूर है वो, एक हफ्ता ऑलमोस्ट लगेगा पहुंचने में। गवर्नमेंट फाइनेंस जब हम पढ़ेंगे तो आपको एक्सटेंसिवली मैं डिस्कस करूंगा बजट के बारे में, कि बजट क्या प्रोसेस, क्या चीज़ है। इस पर बजट में मेंस में सवाल भी आते हैं, प्री में भी आते हैं। ठीक है, तो अभी वापस आते हैं रोल ऑफ आरबीआई। आरबीआई का जो रोल किस तक सीमित है, मॉनेटरी पॉलिसी तक। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का कोई लेना देना नहीं है, जबकि फिस्कल पॉलिसी में आरबीआई का कोई लेना देना नहीं है। ओके, ठीक है, तो अब मैं आपको रोल ऑफ आरबीआई बता रहा हूँ, सिर्फ मैं जस्ट जनरली डिटेल कर रहा हूँ, यहाँ पे लिखा नहीं है। सबसे पहला जो आरबीआई का रोल है वो है बैंक नोट्स इशू करना, बैंक नोट्स इशू करना। ठीक है जी, बैंक नोट्स पे आप देखते हो कि आरबीआई गवर्नर के साइन होते हैं। एक यहाँ ट्रिविया है वैसे, ₹1 का जो अपना नोट है उस पर आरबीआई गवर्नर के साइन नहीं होते, उस पर फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं। एक बार चेक भी कर लीजिएगा, ये ऐसे कुछ मुझे ऑफ द हुक एक ट्रिविया याद आ रहा है, फाइनेंस सेक्रेटरी के ही उसमें साइन होते हैं। अच्छा, अदरवाइज बैंक नोट्स कौन इशू करता है, आरबीआई।
अभी जो डीमोनेटाइजेशन किया उसमें क्या किया, बेसिकली बैंक नोट्स जो थे आरबीआई ने मना कर दिया कि हम इस बैंक नोट्स को अब और एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो अपने चेंज करवाने तो चेंज करवा लो। तो इसीलिए आप वहाँ से भी कैसे कर सकते हैं कि बैंक नोट्स आरबीआई की ही जिम्मेवारी है, आपके पास सबकी जिम्मेदारी बैंक नोट्स वही है, आप देख सकते हैं आराम से। ठीक है, आगे नेक्स्ट, आरबीआई का एक जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वो है कि ये गवर्नमेंट का बैंकर है, दैट आरबीआई इज बैंकर टू गवर्नमेंट, कि जब सरकार को पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो आरबीआई से सरकार पैसे लेती है। एंड इसके साथ पैरेलली और जो बातें आपने याद करनी है वो है कि गवर्नमेंट की अकाउंट्स, जो गवर्नमेंट के अकाउंट्स हैं वो भी आरबीआई ही मैनेज करता है। सरकार के जो पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं वो उसके मैनेजमेंट का जिम्मा किसके, कौन से बैंक के पास है, आरबीआई के पास। देन अपने पास एक और, मैं बस क्विकली बोल रहा हूं आपको कि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक वगैरह जो इंटरनेशनल बॉडीज हैं उसमें गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है आरबीआई। और जो हमारे देश के बहुत सारे बैंक्स हैं, बहुत सारे बैंक्स हैं, उनका जो पैसा है, अगर एक्स्ट्रा जैसे बैंक ने पैसा कमा लिया, उसके पास अभी कोई लोन लेने के लिए अवेलेबल नहीं है, टाटा बिरला से मना कर रहे हैं हमें लोन नहीं चाहिए, बैंक के पास एक्स्ट्रा पैसे जमा हो गए तो बैंक अपना वो पैसा आरबीआई के पास जमा करवा सकता है। ठीक है जी, एक तो ये वाला फैसिलिटी अवेलेबल है आरबीआई से। देन एक और फैसिलिटी क्या अवेलेबल है कि बहुत सारी जो पॉलिसीज में, जब हम आगे पढ़ेंगे भी सीआरआर, एसएलआर, जो जो चीजें पढ़ेंगे, उसमें जो कैश डिपॉजिट करवाना है वो सारा कैश भी आरबीआई के पास ही डिपॉजिट होता है। या तो आरबीआई के एंड पे डिपॉजिट होगा, मतलब कि आरबीआई के दफ्तर में, या फिर बैंक अपने एंड पे करेगा, लेकिन आरबीआई वाले उस पर नजर रखेंगे। तो लेकिन आइडिया, ब्रॉड आइडिया क्या हुआ कि कैश रिजर्व जितने भी हैं अपने बैंक के कैश रिजर्व वो आरबीआई की कस्टडी में ही है। एंड देन अब एक इंपॉर्टेंट फंक्शन आपको बता रहा हूं, जो देश में जितना भी फॉरेन से पैसा आ रहा है, फॉरेन एक्सचेंज किसके पास जमा होता है, एक बार आरबीआई के पास। अब इसका मतलब क्या हुआ, फॉरेन एक्सचेंज आरबीआई के पास जमा होता है। अब कोई कंपनी थी, उसने इंडिया में इन्वेस्ट करना था, किसी कंपनी ने इंडिया में इन्वेस्ट करना था, यूएसए से वो आए, डॉलर्स लेकर आए इंडिया में, तो लेकिन इन्वेस्टमेंट होगी रुपीज में, तो वो आरबीआई के पास आएंगे कि हमारी ये डॉलर्स पकड़ो प्लीज, ये रुपीज में कन्वर्ट कर दो। तो वो डॉलर्स कहां पड़े होंगे, आरबीआई के पास, फॉरेन एक्सचेंज। अभी हमारा 370 बिलियन डॉलर्स के आसपास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पहुंच चुका है, बहुत हाई नहीं है। चाइना के पास कितने हैं, अप्रॉक्सीमेटली 4000 बिलियन डॉलर्स, चाइना का फॉरेन रिजर्व इतना हाई है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। देन कमर्शियल बैंक्स, जो हमारे बैंक्स होते हैं, उनको अगर लास्ट मिनट उधार चाहिए, शॉर्ट टर्म लेंडिंग आरबीआई कर देता है उनको, कि आपको चलो कुछ 15 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 1 दिन के लिए उधार चाहिए, तो आप मुझसे उधार ले लो। आरबीआई बैंक्स को उधार दे देता है। आम जनता को उधार देता है आरबीआई, नो, बैंक्स को ही देता है। बैंक्स कौन से, कमर्शियल बैंक्स, जो कॉमर्स कर रहे हैं, जो कुछ बिजनेस कर रहे हैं। देन और आपने ऊपर लिया, मॉनेटरी पॉलिसी तो है ही है, प्लस आरबीआई के बहुत सारे और रोल, विद टाइम आप पढ़ते जाओगे। आरबीआई का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है देश की डेवलपमेंट करवाने के लिए भी। ये कैसे करता है, आगे देखेंगे, अपना टॉपिक उठाएंगे जब हम, पीएसएल, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, कि कैसे आरबीआई ने डिसाइड किया हुआ है कि किसी किसी सेक्टर में तो बैंक्स को उधार देना ही देना है। फॉर एग्जांपल, एक कोई बैंक है, उसने 100 रुपए उधार दिए टोटल कंपनीज वगैरह मिलाकर, तो उसको बोला गया कि इस 100 में से 40 रुपए तो कम से कम आपने लेट्स से एग्रीकल्चर को देने थे आपने, या फिर स्मॉल हाउसिंग को देने थे आपने, स्मॉल हाउसिंग को, सो ऑन सो फोर्थ। आरबीआई ने डिसाइड किए हैं बहुत सारे सेक्टर्स जहां पर बैंक्स को पैसे देने ही देने हैं। ठीक है, अभी पूरा टॉपिक है पीएसएल, हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, अभी आगे प्रोसीड करते हैं। लिक्विडिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ लिक्विडिटी, बहुत ही बेसिक सा एक लाइन का कॉन्सेप्ट है। लिक्विडिटी क्या होता है कि कितनी ईज से या कितनी आराम से कोई भी एसेट या कोई भी चीज कैश में कन्वर्ट हो सकती है। एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास गोल्ड कॉइन है, मैं मार्केट में जाऊं, गोल्ड कॉइन को बोलूं कि मुझे इसको कैश में कन्वर्ट कर दो, बहुत ही आराम से कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं क्या कहूंगा, गोल्ड इज वेरी लिक्विड। ठीक है, लिक्विड, अपना लिक्विड भी आप देख रहे हो, लिक्विड इज जिस मर्जी फॉर्म में चेंज हो जाता है, इसलिए वर्ड वहीं से निकला है। सॉलिड किसी फॉर्म में चेंज नहीं होता, लिक्विड जिस भी आप कंटेनर में डालोगे उसमें चेंज हो जाएगा, तो इसीलिए हम बोलते हैं गोल्ड भी बहुत ही लिक्विड है, कि बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाता है कैश में। अच्छा जी, अगर आपके पास लेट्स से जेब में एक पेन पड़ा है 100 रुपए का, आपको 100 रुपए चाहिए, पेन को जाके मार्केट में कहोगे पेन पकड़ो 100 रुपए दो, शायद कोई कन्वर्ट नहीं करेगा। पेन इल लिक्विड है, पेन इज वेरी इल लिक्विड। रियल एस्टेट कहां लाई करेगी फिर, रियल एस्टेट भी डिपेंड करता है सिचुएशन क्या चल रही है। अगर मार्केट में प्रॉपर्टी में बूम है तो रियल एस्टेट बहुत रैपिडली कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड है। अगर मार्केट ठंडी है तो रियल एस्टेट विल बिकम इलिक्विड, लेकिन जनरली इलिक्विड की तरफ ही इसको रखा गया है। बहुत जल्दी जल्दी बायर्स आपको नहीं मिलते अपने प्रॉपर्टीज के, लेकिन अगेन हम टेलिंग यू कि सिचुएशनल है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। ओके, अच्छा, पीछे एक आरबीआई में एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताना भूल गया, ट्रिविया है, क्योंकि मुझे लगता है ट्रिविया पर ध्यान देना जरूरी हो गया। आरबीआई जो अपना यूपीएससी बहुत ही छोटी छोटी बातें पूछ रहा है। जैसे आरबीआई का जो फाइनेंशियल ईयर है वो क्या है, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, पहली बात, जैसे बहुत सारी कंपनीज का फाइनेंशियल ईयर है, भारत सरकार का फाइनेंशियल शुरू होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। कंपनीज बहुत सारी यूएसए में शुरू करती हैं 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, कि कितने साल किस चीज को वो 1 साल बोलेंगे, इसमें अपना प्रॉफिट लॉस पूरा देखेंगे, कितना हमारा 1 साल पूरा हो गया। आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर कब होता है, 3rd क्वार्टर में। 3rd क्वार्टर कब शुरू होता है, 1 जुलाई से 30 जून, ये आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर है। भारत सरकार का फाइनेंशियल कब शुरू होता है, 2nd क्वार्टर से। 2nd क्वार्टर कब शुरू होगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च। बहुत सारी यूएसए की कंपनियां कब शुरू करती हैं, 1st क्वार्टर से। 1st क्वार्टर मतलब 1 जनवरी से 31 दिसंबर। ठीक है जी, ठीक है। आरबीआई कब है, 3rd क्वार्टर। तो ये बात ध्यान रखना। आरबीआई कैश रिजर्व रेशो, वर्ड आधे तो इको में ना फायदा ये है कि इंग्लिश के वर्ड्स हैं, बहुत सिंपल, आपको वर्ड पढ़ते ही कहानी समझ आ जाएगी क्या बोल रहे हैं। कैश रिजर्व रेशो में आप करना क्या है, कुछ भी नहीं करना। आरबीआई ने पॉलिसीज बनाई है कि पहले आपको मैं सबसे पहले मैं काम करता हूँ, आपको मैं बैंक कैसे ऑपरेट करता है उसके बारे में बता देता हूँ। बहुत सारी टर्म्स आपकी क्लियर हो जाएंगी विद टाइम। ये है कोई बैंक, इसमें लोगों ने आके पैसे जमा कराए। ठीक है, तो लोगों ने आके पैसे जमा कराए, क्या ये पैसे बैंक के हो गए, नो, ये पैसे बैंक के नहीं है, ये तो लोगों के ही है। ठीक है जी, ये थी पब्लिक, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, पब्लिक ने आके अपने पैसे जमा कराए, तो ये पैसे बैंक के पास इकट्ठे हो गए बहुत सारे। ठीक है जी, तो ये पैसे बैंक के पास अपने नहीं है, ये क्या है, लायबिलिटी। तो ये बैंक की लायबिलिटी साइड है, जहां जनता से वो पैसे इकट्ठे कर रहा है। अब पैसे इकट्ठे हो गए, बैंक ने आगे उधार देने शुरू कर दिए, लेट्स से टाटास को उधार दे दिए, लेट्स से महिंद्रास को उधार दे दिए, बिरला को उधार दे दिया, सो ऑन सो फोर्थ। तो
ये बैंक ने उधार दे दिया, 100 रुपए उधार दिया, उम्मीद क्या करते हैं कि विद इंटरेस्ट कितना वापस आएगा, 105, 110, 115 जो भी होगा, कुछ विद इंटरेस्ट वापस आएगा, पैसे कमा के लाएगा ये उधार। तो ये साइड कौन सी हुई? असेट साइड। असेट्स क्या होते हैं? जो आपके लिए पैसे कमाते हैं। लायबिलिटी क्या है? जो आपके नहीं है, पैसे नहीं है, आपको वापस करने हैं। तो ये लायबिलिटी साइड है, ये बैंक की असेट साइड है। ये आपको बेसिक बात क्लियर है? ठीक है जी। तो अब जो लोग पैसे जमा करा रहे हैं वो दो तरह से जमा करा रहे हैं, या तो वो डिमांड डिपॉजिट्स जमा करा रहे हैं या टाइम डिपॉजिट्स। अगेन वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट्स। डिमांड डिपॉजिट्स क्या होते हैं? जो लोग कभी भी वापस बैंक से डिमांड बैक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट में पैसे डाले आपने, जब मर्जी मन करेगा आप एटीएम से विड्रॉ कर सकते हो, चेक लगा के निकाल सकते हो। डिमांड, कोई ऐसी बैंक ने यहाँ पर बंदिश नहीं लगाई कि आप कभी भी इसको पैसे वापस नहीं निकाल सकते। जबकि टाइम डिपॉजिट क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पर ही मैच्योर होगी। फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट्स, बहुत सारी आपकी जो ये एफडीज आरडीज की बात कर रहा हूं मैं, ये टाइम डिपॉजिट्स हैं। अगर आप एक टाइम से पहले निकालोगे तो आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा या फिर आपको थोड़ी सी पेनल्टी देनी पड़ सकती है। तो डिमांड एंड टाइम का आपको कॉन्सेप्ट समझ आया, ठीक है। तो अब सीआरआर का कॉन्सेप्ट समझना और भी आसान है। सीआरआर क्या होता है कि जितना भी बैंक ने आगे उधार देना है, जितना भी बैंक ने आगे उधार देना है वो, एक मिनट में इसको रख देता हूं। ये आपको कॉन्सेप्ट प्लीज दिमाग में रखना कि बैंक की एक लायबिलिटी साइड है, एक असेट साइड है, ठीक है जी। ओके, तो अपने पास दो तरह के डिपॉजिट्स है, डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट्स। और ये डिपॉजिट्स का एक और नाम क्या होता है? लायबिलिटीज। तो बैंक ने जितनी भी डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट को इकट्ठे किया, अपनी जो उसने कुछ फीस वगैरह चार्ज करता है, जो बैंक आपको सर्विसेज मुफ्त में नहीं दे रहा, कुछ 150 रुपए चार्ज करता है, एटीएम की फीस काट ली या कुछ और तरह के चार्जेस काट लिए, तो ओवरऑल बैंक सिर्फ और सिर्फ लायबिलिटीज बिल्ड नहीं कर रहा, उसमें से भी 150 रुपए कमा रहा है। तो कहीं ना कहीं तो सारे अगर मान लो वो खर्चे निकाल दो बैंक को जो आपने पे करने हैं, बाकी पैसा तो आपका ही है। तो इस चीज को क्या कहा जाता है? नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। जितना पैसा लोगों ने जमा कराया, एनडीटीएल, ठीक है जी। जितना पैसा लोगों ने जमा कराया, एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज को भूलना मत। अब ये टर्म हम बार-बार यूज करेंगे कि इस टर्म का मतलब क्या है। अब जितना पैसा लोगों ने जमा कराया, ये मैं अगेन छोटा सा बैंक बना रहा हूँ, ये लायबिलिटी साइड, ये एसेट साइड। उसमें हम किसकी बात कर रहे हैं? लायबिलिटी की, नेट डिमांड एंड टाइम। नेट क्यों? हमने कुछ खर्चे काट दिए। तो अब ये जो एनडीटीएल जितना भी इकट्ठा हुआ, इसमें से आरबीआई ने एक कंडीशन लगाई है सीआरआर कि जितना पैसा इकट्ठा होगा उसका कुछ 1% आपको आरबीआई के तिजोरियों में बंद करवा कर रखना है। आरबीआई की चेस्ट बोलते हैं इनको, तिजोरियों को। आरबीआई की चेस्ट में कुछ परसेंटेज एनडीटीएल का जमा होगा इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? कैश। तभी इसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो, इन द फॉर्म ऑफ कैश। अब कितना होगा? डिपेंड करता है टाइम टू टाइम, कहीं जैसे 4% हो जाएगा, 5%, 4.5%, कुछ भी हो सकता है। ये एनडीटीएल, सॉरी जो सीआरआर। तो आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट। क्विक रिवीजन दे रहा हूं मैं आपको। एनडीटीएल नाम का कोई कॉन्सेप्ट था, उस एनडीटीएल में से कुछ हिस्सा बैंक को हमेशा ही कैश की फॉर्म में अपने पास तिजोरियों में बंद रखना है। कहां पे? वो तिजोरियां किसकी हैं? वो आरबीआई की। एंड किसकी फॉर्म में? कैश की फॉर्म में। तो दैट इज व्हाट, जितना कितना परसेंट रखना है? 4% रखना है टोटल का, 5%, 7% जो भी रखना है, दैट इज नोन एज व्हाट? कैश रिजर्व रेशो। सिमिलरली एनडीटीएल का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। सिमिलरली देयर इज समथिंग नोन एज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। स्टैट्यूटरी मतलब बाय लॉ, लिक्विडिटी रेशो, एसएलआर। अब अगेन बैंक छोटा सा बनाते हैं, यहाँ पे लायबिलिटी रखते हैं, यहाँ पे एसेट साइड रखते हैं। लोगों ने पैसे जमा कराए, सारे खर्चे काट के उसको नाम रखा हमने एनडीटीएल। तो एल नहीं बोलते, डीटीएल बोलते हैं। इस एनडीटीएल का कुछ एक पोर्शन बैंक को लिक्विड फॉर्म में रखना है, अपने एंड पे, अपनी तिजोरियों में रखना है। इस बार आरबीआई की तिजोरी में नहीं रखना, तो अपने एंड पे रखना है। तो लिक्विड फॉर्म का मतलब क्या है? व्हेन वी से लिक्विड फॉर्म अगेन इज वेरी सिंपल। कौन सी बताओ? 3 तरह की लिक्विड फॉर्म में। या तो बैंक उसको कैश की फॉर्म में रख सकता है, जो भी एसएलआर होगा, कुछ 21% के आसपास चल रहा है आजकल। जो भी 100 रुपए अगर आपके पास एनडीटीएल आया, उसमें से 21%, 21 रुपए, हर 100 रुपए के पीछे 21 रुपए बैंक को या तो कैश की फॉर्म में रखने हैं, या गोल्ड की फॉर्म में रखने हैं, या फिर सरकार को उधार देना है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सरकार को उधार देना है। हर बैंक को ये मैंडेटरी किया हुआ है, इतना परसेंटेज, ठीक है जी। तो क्विकली कंपेयर करो सीआरआर और एसएलआर, सीआरआर वर्सेस एसएलआर। सीआरआर सिर्फ और सिर्फ कैश फॉर्म में हो सकता है, एसएलआर 3 चीजें दी हैं, कैश, गोल्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। सीआरआर आरबीआई की तिजोरी में बंद होता है, ये बैंक की तिजोरियों में बंद होता है, ठीक है जी। अब क्या सीआरआर पे बैंक ने जो पैसे अंदर कैश में जमा करा दिए तिजोरियों में, क्या उस पर कुछ इंटरेस्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा। कैश है, कैश पर कुछ आरबीआई ने इंटरेस्ट नहीं देना। इस पर एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चेयरमैन ने एक ओपन लेटर लिखा था आरबीआई को कि आप हमारा इतना सारा पैसा 4% जब हम देखेंगे इतने बड़े बैंक का, तो करोड़ों पे बन जाता है। करोड़ों पे आपने बंद करके रखे, हमें उसमें कुछ इंटरेस्ट भी नहीं मिलता। आरबीआई को अपील थी कि हमें कुछ इंटरेस्ट दो, पे करो सीआरआर पर, लेकिन फिलहाल आरबीआई को इंटरेस्ट पे नहीं करता। एसएलआर पे इंटरेस्ट मिलता है, देख लेते हैं। एसएलआर यहाँ पर आओ, आप यहाँ पहुंचो। कैश पर कुछ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अगर आपने गोल्ड में रखा हुआ है, बैंक ने अगर कुछ हिस्सा गोल्ड में रखा हुआ है एसएलआर का, तो गोल्ड जितना अप्रिशिएट होता रहेगा विद टाइम मार्केट में। आज गोल्ड जैसे 25,000 रुपए तोला है, कल 30,000 रुपए रहेगा, अपने आप जो गोल्ड में अप्रिसिएशन मिलेगी, उसी से कुछ अगर बैंक ने 4 पैसे कमा लिए, आरबीआई तो कुछ नहीं देगा। इसीलिए बैंक क्या करते हैं, सारे के सारे बैंक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ही सारा का सारा पैसा एसएलआर का लगा देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? गवर्नमेंट सिक्योरिटी का मतलब क्या हुआ? गवर्नमेंट को उधार दिया हुआ है बैंक ने, गवर्नमेंट ने उधार ले लिया बैंक से, एंड उधार लिया तो कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट रेट पे करेगी सरकार। तो दैट्स हाउ एसएलआर पे कुछ 4 पैसे बैंक कमा लेते हैं बाय गिविंग लोन टू गवर्नमेंट। एसएलआर कंडीशन भी पूरी हो गई, सरकार को भी उधार मिल गया एंड बैंक ने 4 पैसे भी कमा लिए, ठीक है जी। तो एसएलआर और सीआरआर थोड़ा सा दिमाग में क्लियर रखना। ओके, मूविंग अहेड। रेपो, अगली चीज हमारे पास रेपो। और ये देखो अगेन बहुत से टर्म्स आते रहेंगे, ये लेक्चर सिर्फ टर्म्स से भरा हुआ लेक्चर है, एंड विद टाइम यू विल रियलाइज यू आर सो रिच विद इकोनॉमी में टर्म जानते रहो। पहले 5-6 दिन हम सिर्फ टर्म जानिए, और उसके बाद अखबार पूरा का पूरा अनलॉक हो जाएगा, देन थिंग्स विल स्टार्ट मेकिंग सेंस टू यू, ठीक है। तो लेक्चर थोड़ा, ये देखो यूट्यूब पे ना एक प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, यूट्यूब पे इतनी डिस्ट्रैक्शन है, तो बीच में हम काम करेंगे ऐसे में। मैंने थोड़ा सा सोचा हुआ है कि बीच में आर्बिट्ररी रैंडम वीडियोस, कभी बारिश का वीडियो, कभी उड़ते हुए पंछी का वीडियो, कभी गाड़ियां चलती का वीडियो, ये बीच में ऐड करते रहेंगे, ताकि आप थोड़ा विद टाइम ही 30 सेकंड 25 सेकंड की ब्रेक अपने मिल जाए, ताकि दिमाग थोड़ा क्विकली रिफ्रेश भी हो रहा है। चलो वापस आते हैं रेपो पर। रेपो वैसे टर्म कहां से निकली? रेपो टर्म निकली हमारे पास, इसका नाम है रीपर्चेज ऑब्लिगेशंस।
वैसे ये जानना कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है इसके बिना कि आपको पेपर क्रैक नहीं होगा, लेकिन जो है तो बता देता हूँ आपको। रीपर्चेज ऑब्लिगेशन, अब होता क्या है इसमें, अब अपने पास बैंक है, ये अब एक आरबीआई बना लो आप, और बस एक ही बनाएंगे, दोनों रिवर्स रेपो, एक समझा दूंगा आपको मैं। और ये हैं बैंक्स, ये बैंक कह रहा है मुझे अर्जेंटली शॉर्ट टर्म एक लोन चाहिए, बैंक को लोन चाहिए। कहाँ से पैसा मांग रहा है? आरबीआई से। बैंक वांट्स मनी, आरबीआई कह रहा है लोन तो मिल जाएगा लेकिन कुछ पहले कुछ गिरवी रखो। बैंक कह रहा है मेरे पास कुछ, मैंने सरकार को उधार दिया हुआ है, वो उधार मेरे पास कागज पड़े हैं, तो बैंक ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो सरकार को उधार दिया था वो यहाँ पर गिरवी रख दिया। लेकिन एक और बात मैं बता रहा हूँ, ये वाली वो वाली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नहीं है जो उसने एसएलआर पूरा करने के लिए रखी थी। नो नो नो, ये बैंक ने और इन्वेस्ट किया हुआ है। मान लो कि बैंक ने एसएलआर जो 21% रखना था, 21 रुपए, उसके ऊपर 5-6-7% और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगाए हुए। और बैंक ऐसा करते हैं क्योंकि उनको पता है कि आरबीआई से अगर लास्ट मिनट उधार लेना होगा तो आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मांगेगा गिरवी रखने के लिए, इसलिए बैंक्स खरीदते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्स्ट्रा इन एडिशन टू देयर एसएलआर रिक्वायरमेंट्स। तो बैंक ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो उसको पड़ी थी एक्स्ट्रा आरबीआई के पास जमा कराई, आरबीआई ने पैसे ट्रांसफर कर दिए। अब इसमें यहाँ पर हमने एक वर्ड क्या पढ़ा था, रीपर्चेज ऑब्लिगेशंस। आरबीआई कहता है कि आपको ये अपनी, कहता मुझे तो कुछ नहीं करना है सिक्योरिटीज का, आप ऑब्लाइज हो, आप पर ऑब्लिगेशन है कि रीपर्चेज करोगे ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, मेरे पास में छोड़ देना, 7 दिन 14 दिन जितने दिन बाद भी आओगे ये वापस ले जाना मुझसे, और आप ये पैसे मुझे वापस कर दोगे, पैसे वापस कर दोगे, मैं आपको सिक्योरिटीज वापस कर दूंगा। ठीक है, तो ये है रीपर्चेज ऑब्लिगेशन। शॉर्ट टर्म लेंडिंग की ऑप्शन है, कहां से? शॉर्ट टर्म लेंडिंग की ऑप्शन कहां से है? आरबीआई से। ठीक है, अब ये तो था अपने पास रेपो। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं व्हाट इज रिवर्स रेपो। अगेन बहुत ही सिंपल सी चीज, ये है अपना आरबीआई, ये है अपना बैंक कह रहा है मेरे पास एक्स्ट्रा कैश, एक्स्ट्रा पैसे पड़े हैं कुछ भी, और बाहर कोई टाटा बिरला पैसे मांगने नहीं आ रहा मुझसे, अभी क्या करूं? तो बैंक कह रहा है कि आप प्लीज मेरी ये मनी रख लो, कैश रख लो, जो भी है, आप इसके बदले मुझे इंटरेस्ट दे देना। तो बैंक यहाँ पर कुछ दिन के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बैंक को ट्रांसफर कर देगा, आरबीआई कुछ दिन के लिए बैंक को ट्रांसफर कर देगा, जो 5 दिन 7 दिन 2 दिन जितने दिन भी ट्रांसफर करेगा उतने दिन का इंटरेस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी का बैंक को मिल जाएगा। बस यही एक्स्ट्रा पैसे थे आरबीआई के पास, सॉरी बैंक के पास, उसने जनता को ना देके या फिर किसी और को ना देके आरबीआई को जमा करा दी, क्योंकि उसके पास बैंक के पास अभी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी इन्वेस्ट करने की, आरबीआई को जमा करा दी, आरबीआई से उसने गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले ली टेम्परेरीली, 4 पैसे कमा लिए उससे। ठीक है, दैट इज रिवर्स रेपो। अगेन यहाँ पर रीपर्चेजिंग ऑब्लिगेशन है, बैंक आरबीआई वापस मांग लेगा सिक्योरिटी, जितने दिन का भी कॉन्ट्रैक्ट था, शॉर्ट टर्म है। माइंड यू, रेपो एंड रिवर्स रेपो आर शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स। ऐसा नहीं है कि 2 साल के लिए उधार लिया, 5 साल के लिए, 1 महीने 2 महीने नहीं, सिर्फ 14 डेज और लेस, उससे कम के लिए ही है। ओके, ये रिवर्स रेपो कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको? ठीक है। देन एक अगली टर्म आपको बता रहा हूं मैं, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी थोड़ा सा और आगे रेपो को एक्सटेंड कर दो, रेपो का ही थोड़ा बड़ा भाई है। ये है अपना आरबीआई, ये है अपना बैंक। बैंक को पैसे चाहिए थे, बैंक ने पहले वाले केस में क्या किया था, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जमा करा दी थी। ठीक है जी, आरबीआई ने इनको मनी ट्रांसफर कर दी थी। ये कौन सी ट्रांजेक्शन थी, रेपो या रिवर्स रेपो? दैट वाज रेपो। ठीक है जी, तो लेकिन इन केस, इस केस में क्या हुआ था, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कौन सी थी? एसएलआर के सिवा, बिना एसएलआर वाली, एसएलआर की जो रिक्वायरमेंट वाली सिक्योरिटीज को हाथ नहीं लगाना, मना किया हुआ है। ठीक है, उसके ऊपर वाली। लेकिन इन केस बैंक कह रहा और पैसा चाहिए मुझे, अभी मेरे पास लेकिन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी नहीं है, अब क्या करूं? आरबीआई कह रहा चलो कोई बात नहीं, जो आपकी एसएलआर वाली सिक्योरिटीज हैं, जो आपने एसएलआर पूरा करने के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी ली है, वो वाली मेरे पास गिरवी रख दो, उस पर भी मैं आपको पैसे दे दूंगा। ठीक है जी, तो इसमें एसएलआर सिक्योरिटीज यूज हो जाती हैं, लेकिन ये तब होगा जब बैंक ने अपनी नॉर्मल एक्स्ट्रा वाली जो सिक्योरिटीज थी वो यूज कर दी है, एंड रिक्वायरमेंट बहुत अर्जेंट है, चाहिए ही चाहिए। तो अब देखो इसमें क्या हुआ, आरबीआई का रिस्क बढ़ गया ना, आरबीआई का रिस्क, क्योंकि बैंक ने अपनी एसएलआर वाली सिक्योरिटीज यूज की हुई हैं, तो रिस्क बढ़ेगा। तो इसलिए आरबीआई क्या करता है, आरबीआई कह रहा है जो भी मेरा रेपो पे मैं आपको इंटरेस्ट रेट मांग रहा था आपसे, उससे थोड़ा महंगा इंटरेस्ट दूंगा, 1% एक्स्ट्रा। तो रेपो प्लस 1 होता है एमएसएफ का रेट। कंफ्यूजिंग लगा तो एक बार दोबारा क्विकली जाकर वीडियो रिवर्स करके देखो, मैं आपको, क्योंकि मैं चाह रहा हूं ये बेसिक टर्म्स आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर रहे। रेपो में क्या था, आरबीआई से बैंक को पैसा जाता है, मनी। रिवर्स में क्या था, रिवर्स में बैंक से आरबीआई के पास मनी आता है। एमएसएफ में क्या है, आरबीआई बैंक मनी गया आरबीआई से बैंक के पास, लेकिन बैंक ने सिक्योरिटीज कौन सी जमा कराई, एसएलआर वाली सिक्योरिटी जमा करा दी, क्योंकि उसके पास थी नहीं। एंड कौन सी सिक्योरिटी, और सिंस आरबीआई ने रिस्क बढ़ा लिया अपना, बैंक की एसएलआर की सिक्योरिटी ही ली हुई है, तो इसलिए एमएसएफ का रेट रेपो प्लस 1 होता है, थोड़ा महंगा इंटरेस्ट मिलता है, बैंक को सस्ते में नहीं मिलेगा। ओके, मूविंग अहेड। ओपन मार्केट ऑपरेशंस एज द नेम सजेस्ट्स, बहुत ही अगेन ये ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या करेगा, आरबीआई जाएगा मार्केट में, एंड लेट्स से आरबीआई को लगता है कि मार्केट में लिक्विडिटी बहुत हाई है। लिक्विडिटी हाई का मतलब क्या हुआ, मार्केट में बहुत कैश है, बहुत कैश होने से क्या होगा, हाई लिक्विडिटी से क्या होगा, इन्फ्लेशन हाई हो जाती है, कि मेरे पास भी जेब में कैश पड़ा है, आपके पास भी जेब में कैश पड़ा है, सबके पास जेब में कैश पड़ा है, लेकिन मार्केट में सप्लाई तो सामान की उतनी ही आ रही है, आपको भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, सबको चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 100 रुपए की चीज को मैं कहूंगा चलो मुझसे 101 ले लो, आप कहोगे मुझसे 102 ले लो, तो पीपल विल स्टार्ट कोटिंग मोर फॉर द सेम थिंग, एंड महंगाई बढ़ती रहेगी बिना बात के। तो लिक्विडिटी हाई को आरबीआई चाहता है या फिर सेंट्रल बैंक चाहता है थोड़ा कर्व कर दूं, थोड़ा लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब कर दूं। तो आरबीआई मार्केट में आएगा, मार्केट को आके बोलेगा कि किस किस ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है, किस किसने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है। मार्केट में आके सरकारी सिक्योरिटीज बेच देगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचेगा, मार्केट क्या करेगी, ठीक है जी मुझे खरीदनी सरकारी सिक्योरिटी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्यों खरीदनी है, क्योंकि बहुत सेफ है, बिकॉज ये वेरी सेफ। प्राइवेट कंपनी को उधार दिया आपने, हो सकता है कल भाग जाए, टाटा बिरला महिंद्रा टाइप तो बड़ी अच्छी कंपनीज हैं, लेकिन स्टिल रिस्क तो है। गवर्नमेंट तो सुपर सेफ है, सुपर सेफ क्यों है, क्योंकि गवर्नमेंट अगर कल मान लो अगर पैसे वापस नहीं भी कर पाई तो क्या करेगी, गवर्नमेंट नोट छाप देगी, आपका पैसा तो वापस आएगा ही आएगा। तो इसलिए पीपल वांट टू इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट। तो आरबीआई ने बोला कि किसने गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना है, जनता बोलती मुझे करना है, मुझे करना है, जनता ने पैसे दिए आरबीआई को और गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद ली। हुआ क्या, मनी जब जैसे ही आरबीआई की तरफ गया, मार्केट से लिक्विडिटी विल ड्रॉप, लिक्विडिटी कम हो जाएगी, आरबीआई इन्फ्लेशन टैकल कर पाएगा, इन्फ्लेशन विल ड्रॉप, एंड वाइस वर्सा। मान लो कि अब लिक्विडिटी मार्केट में बहुत कम है, कैश ही अवेलेबल नहीं है, लिक्विडिटी बहुत कम है, तो अगेन बस क्विकली इसको रिवर्स करो, अपने एंड पे जल्दी से करो, पॉज करो वीडियो यहाँ पर। आरबीआई मार्केट में आके क्या बोलेगा कि जिसने गवर्नमेंट सिक्योरिटी मुझे बेचनी है वापस कर दो,
तो जनता ने सरकार को गवर्नमेंट सिक्योरिटी वापस करी, आरबीआई ने इनको मनी पे कर दी, कैश पे कर दिया, तो मार्केट में क्या होगा, लिक्विडिटी विल राइज। तो दिस इज नोन एज व्हाट, लिक्विड ओपन मार्केट ऑपरेशन। प्री में इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं, 2016 में भी क्वेश्चन है, 15 में भी क्वेश्चन है कि आरबीआई अगर ओपन मार्केट ऑपरेशंस में गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच दे तो एक लिक्विडिटी बढ़ेगी घटेगी। सिंपल सी बात है, आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच रहा है तो मार्केट वालों को पैसे पे करने पड़ेंगे, मार्केट पैसे पे करेगी तो मार्केट से कैश गया तो लिक्विडिटी लो हो गई, दैट मींस अब इन्फ्लेशन लो हो जाएगी। तो लिक्विडिटी पर ध्यान देना है, लिक्विडिटी बढ़ती हो तो इन्फ्लेशन बढ़ा देना, लिक्विडिटी घटती हो तो इन्फ्लेशन घटा देना, दैट्स इट, वेरी सिंपल। ओके, लास्ट आ गया मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम एक नॉट वेरी ऑफन यूज स्कीम, बट येस कभी कभी होती है यूज। जैसे अभी हमने ओपन मार्केट ऑपरेशंस पढ़े थे, ओएमओ, ऐसे ही अपने पास एमएसएस भी है, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। लेकिन ओएमओ में क्या था, आरबीआई जनता को, मार्केट को गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचता था, यहाँ भी आरबीआई मार्केट को गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचता है। तो फर्क क्या है? फर्क ये है कि मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम में ये सरकार का उधार नहीं बढ़ाती, इट डज नॉट इंक्रीज गवर्नमेंट्स डेट। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर तो गवर्नमेंट को उधार चाहिए था तो आरबीआई ने आके ऐसा किया, लेकिन यहाँ गवर्नमेंट को उधार नहीं चाहिए था। आरबीआई ने सिर्फ और सिर्फ स्टेप क्यों उठाया? क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ही हाई हो गई थी, लिक्विडिटी बहुत हाई हो गई थी, तो उसको आगे गवर्नमेंट के नाम पे डेट इशू करना पड़ा। लेकिन गवर्नमेंट के मुझे चाहिए नहीं, क्योंकि मुझे चाहिए नहीं, अननेसेसरी आप डेट दे दोगे तो मैं पैसे कहां से जनता को वापस पे करूंगी, इंटरेस्ट कहां पे करूंगी? तो ये आरबीआई कह रहा है चलो अपने एंड से पे कर दूंगा, या फिर मैं जैसे भी करूंगा मैं बहुत ही सस्ते इंटरेस्ट पे बेचूंगा ये, तो लेकिन आप मुझे अपने नाम पर इसको बेचने दो, गवर्नमेंट का डेट इंक्रीज नहीं होगा, ये आरबीआई अपने आप मैनेज करेगा। ये कब हुआ था यूज? मैं क्यों पढ़ा रहा हूं इसको? क्योंकि अभी डीमोनेटाइजेशन हुई थी, डेमोनाइजेशन नहीं, डीमोनेटाइजेशन, हाँ वैसे डेमोनाइज कर दिया बहुतों ने, जब बहुतों को इसने डेमोनाइज कर दिया। डीमोनेटाइजेशन में हुआ क्या, जो पीपल, जो जनता है, पब्लिक ने अपना पैसा जमा कराया बैंक्स में, बैंक्स के पास बढ़ गई बहुत सारी लिक्विडिटी इंक्रीज होने से क्या होगा, बैंक्स के पास अपार कैश जमा हो गया, तो बैंक चाहे तो बहुत सस्ते में लोन दे सकते हैं टाटा बिरला को, इतना कैश पड़ा हुआ है। तो लेकिन आरबीआई को लगा था अगर ऐसा हो गया तो बिना बात के सस्ता लोन चलना शुरू हो गया, तो फिर से और बहुत सारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बनने शुरू रहेंगे, कंपनीज के पास कोई अपॉर्चुनिटी है नहीं, कोई नया कुछ काम करने के लिए है नहीं, तो बिना बात के उधार ले लेंगे लेकिन वापस नहीं कर पाएंगे। तो आरबीआई को था ये जो बैंक्स के पास लिक्विडिटी आई है इसको मुझे कहीं ना कहीं कैसे भी एब्जॉर्ब करना है, तो इसलिए आरबीआई ने एमएसएस चलाया, और ये एमएसएस चलाया तो आरबीआई ने बैंक्स को बोला कि आप सरकारी सिक्योरिटीज पकड़ो और अपना कैश मेरे पास जमा कराओ। तो सरकारी सिक्योरिटीज दी, लेकिन बहुत सस्ती, कितने पे दी? 0% इंटरेस्ट पे, कि आपको कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, इस पे बस सरकारी सिक्योरिटी दे रहा हूं, मैं ये पकड़ो कागज और कैश जमा कराओ, 0% इंटरेस्ट पे। अदरवाइज अगर इतना कितना 13 लाख करोड़ 14 लाख करोड़ इतना इकट्ठा हुआ है, उतना अगर आरबीआई एब्जॉर्ब कर रहा था 14 लाख करोड़ का, अगर उसको 1% भी देना पड़ जाता तो 14,000 करोड़ रुपीस का आरबीआई पे बर्डन आ जाता। तो आरबीआई ने कहा बिना बात के क्यों पंगे लेने, 0% पर ही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करी, एंड दे वर इशूड इन द नेम ऑफ गवर्नमेंट, बट दे डिड नॉट इंक्रीज गवर्नमेंट डेट। मैं क्यों बता रहा हूं, प्री में सवाल आ सकता है, एमएसएस डज नॉट इंक्रीज गवर्नमेंट डेट। ओके ठीक है, बट लेकिन हाँ प्रोसेस बिल्कुल सेम है ओएमओ जैसा, लेकिन इंटरेस्ट रेट नहीं होता। ओके नेक्स्ट, बेस रेट, वन लाइन कॉन्सेप्ट। बेस रेट वो रेट है जिस पर आरबीआई ने बैंक्स को कहा है कि इससे कम आपने किसी को उधार नहीं देना, ये बिल्कुल बेस है। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि बैंक्स जैसे अपने बहुत प्राइम कस्टमर होते हैं, किसी बैंक के पास लेट्स से मैं चला जाऊं और मैं बोलूं कि मैं तो आपको 100 करोड़ का बिजनेस लाके देता हूं, आप मुझे उधार सस्ता दो, तो ऐसा हो सकता है। तो बड़ा ही पैराडॉक्सिकल हो जाएगा कि बड़े उधार वाले को, जो अमीर आदमी है, उसको सस्ता लोन मिल रहा है, छोटे उधार वाले को, जो कि गरीब आदमी है, उसको महंगा लोन मिल रहा है। तो आरबीआई ने कंडीशन लगा दी कि बेस रेट, कि इससे कम, इस बेस से कम तो आप उधार दे ही नहीं सकते, बेस रेट, ठीक है। तो अब नेक्स्ट एक और सिमिलर टर्म है बैंक रेट। बैंक रेट इज लॉन्ग टर्म रेट। अगर लेट्स से बैंक को आरबीआई से उधार चाहिए, बैंक कह रहा है कि भाई मुझे आरबीआई भैया उधार देना, थोड़ी मनी ट्रांसफर करना, तो आरबीआई का शॉर्ट टर्म चाहिए, लॉन्ग टर्म कहेगा जी लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म उधार के लिए कितने आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ये इंटरेस्ट का रेट क्या है, बैंक रेट, दैट इज योर बैंक रेट, लॉन्ग टर्म। क्विक रिमाइंडर, शॉर्ट टर्म रेट क्या था जब बैंक उधार मांगता है आरबीआई से शॉर्ट टर्म के लिए, तो कौन सा रेट होता है यूज, यस रेपो रेट। रेपो में नॉन एसएलआर गवर्नमेंट सिक्योरिटी होंगी यूज, एंड शॉर्ट टर्म का एक और भाई कौन सा अपने पास, क्विक रिमाइंडर, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एमएसएफ। इसमें क्या था, एसएलआर वाली सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो जाएंगी यूज, एंड लेकिन थोड़ा महंगा मिलेगा, रेपो +1 पे मिलेगा, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। लास्ट अपने पास टॉपिक आ गया आज का, एमसीएलआर, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट। अब क्यों हर एक बैंक को क्यों लागू करना है? क्योंकि ट्रांसपेरेंसी लेकर आनी है प्रोसेस में। किस चीज की ट्रांसपेरेंसी, क्या बात होगी, समझ नहीं आ रहा। अभी लेट्स से मैं एसबीआई हूं, मैंने अपना बेस रेट, लेट्स से मैंने अपना बेस रेट, जो चाहे जो मर्जी कस्टमर आए, मैंने लेट्स से डिसाइड किया हुआ है 8% है, इससे कम मैं उधार नहीं दूंगा। ये 8% कैसे आया, है ना? पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक पे गए, वो कहता है मेरा बेस रेट है जी 9%, ये कैसे आया? आपने क्या कोई तरीका दिखाया मुझे? क्या मुझे ट्रांसपेरेंटली पता है कि कैसे आप निकालते हो अपना बेस रेट? नहीं ना। तो आरबीआई कह रहा है कि इसको क्लियर करो, अपनी वेबसाइट पर डालो कि आपने ये बेस रेट कैसे निकाले। बेस रेट का कॉन्सेप्ट अब आरबीआई ने बंद कर दिया है, अब क्या कॉन्सेप्ट है, एमसीएलआर। ये होता क्या है मैं आपको बताता हूं। अब जो बैंक्स हैं, ये अब बैंक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे एमसीएलआर? सिर्फ 4 चीजों पर फंड चलेगा ये। पहला कि कैसे अपना बेस रेट या एमसीएलआर निकाला जाए। फर्स्ट इज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बहुत एक सिंपल सी चीज है, आपने याद करो, सिंपल मॉडल था, बैंक था, यहाँ पे लोगों ने पैसे जमा कराए थे, यहाँ पे उसने एसेट बनाए थे बैंक ने उधार देकर। अब मान लो कि इसने उधार मांग लिया 100 करोड़, जमा हुए थे मेरे पास सारे पैसे कट कटा के, जो सीआरआर एसएलआर देने के बाद जमा हुए थे मेरे पास लेट्स से सारे के सारे 95 करोड़। 100 करोड़ को उधार मांग लिया, मैं 5 करोड़ एक्स्ट्रा कहां से लाऊं? तो ये वाला बैंक गया दूसरे पड़ोसी बैंक के पास, भाई थोड़ा सा उधार दे दे मुझे 5 करोड़, या ये बैंक गया आरबीआई के पास, सर मुझे थोड़ा उधार चाहिए, कस्टमर खड़ा है, ठीक है जी। तो अब इस बैंक ने जो एक्स्ट्रा मार्जिनल, जो नेक्स्ट मार्जिनल का मतलब क्या होता है, और जो 1 रुपए के ऊपर दूसरा रुपया, जो इसने एक्स्ट्रा पैसे जो उठाने के लिए, जो पूरा करने के लिए जहां जहां जाकर एक्स्ट्रा खर्चे उठाए, जो एक्स्ट्रा कॉस्ट उठाई, उसके बारे में बैंक बताएगा अपनी वेबसाइट पर कि मुझे हर एक एक्स्ट्रा रुपया उठाने के लिए मुझे कितनी कीमत देनी पड़ती है, वो बैंक अपनी वेबसाइट पर बताएगा, ठीक है जी। एक पहला तो ये हो गया। और ना मार्जिनल आपने वर्ड बहुत जगह सुना होगा, मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल दिस, मार्जिनल दैट।
तो मार्जिनल यूटिलिटी उसे क्या होती है, जैसे आप सिंपल बोलते हैं कि अगर आपने लेट्स से एक सॉफ्टी खाई, आइसक्रीम खाई, पहली सॉफ्टी बड़ी ही मजेदार लगती है, दूसरी खाओगे इतना मजा नहीं आएगा, तीसरी खाओगे शायद आपको उल्टी आ रहा है। तो क्या हो रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जा रही है ना। ऐसे ही हर एक एक्स्ट्रा रुपया उठाने के लिए बैंक की कीमत बढ़ती जा रही है। 1 रुपये से 2 रुपये उठाते हैं, थोड़ा सा कीमत कम है, तीसरा रुपये मांगना है, कहीं और जाना पड़ेगा, कीमत बढ़ जाएगी, चौथा रुपये तो बहुत ही महंगा मिलेगा। तो ऐसे ही बैंक बताता है कि एक्स्ट्रा फंड कमाने के लिए उसको कितने पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है जी, पहला तो ये हो गया। देन जो नेगेटिव कैरी है, नेगेटिव कैरी देखो मैं अगेन बता रहा हूँ कि बड़े ही हाई फाई वर्ड्स हैं लेकिन बातें बहुत छोटी हैं, बोलते हैं नाम बड़े दर्शन छोटे, वही है नेगेटिव कैरी ऑन सीआरआर। अब हमने पढ़ा था सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो, जो जमा करा दिया बैंक ने आरबीआई के पास, उस पर कुछ भी इंटरेस्ट नहीं मिलता, तो बैंक का पैसा वो ब्लॉक पड़ा है। तो ब्लॉक पड़ा मतलब बैंक को नेगेटिव कैरी मिल रहा है, उस पर इंटरेस्ट तो मिलता नहीं, रादर वो खर्चा ही बन के निकलता है वो कि 5 करोड़ रुपए मेरे बिना बात के बन पड़े हैं। तो नेगेटिव कैरी उसका भी तो कहीं ना कहीं भुगतान करना है, क्योंकि जिससे पैसे उठाए हैं जनता से पैसे नहीं है, लाइबिलिटी तो जनता को तो आपने वापस करना ही है। जनता को तो आपने जाकर जमा कराया बैंक में, आप तो कहोगे मुझे इंटरेस्ट चाहिए सेविंग रुपए मेरे, लेकिन बैंक तो उससे कुछ कमा नहीं पा रहा क्योंकि सीआरआर में पैसा बंद पड़ा है। तो वो किससे बैंक वसूलता है, बैंक वसूलता है कस्टमर से, जिसको भी उसने आगे उधार दिया था उससे पैसे वसूलता है, नेगेटिव कैरी ऑन सीआरआर बनकर। ठीक है जी, ओके। देन आया अपने पास ऑपरेटिंग कॉस्ट। ये तो सिंपल सी बात है, ऑपरेटिंग कॉस्ट इसकी कितने बैंक एम्प्लॉइज भर्ती हैं, कितना बिजली का खर्चा, कितना बिल्डिंग का खर्चा, ऑपरेशन करने का कितना खर्चा है, किससे वसूलोगे आप, कस्टमर से वसूलोगे जो आप इसको उधार दे रहे हो, तो एमसीआर का पार्ट बन जाएगा। एंड लास्ट इज फोर्थ पॉइंट इज टेन्योर प्रीमियम। टेन्योर का मतलब क्या होता है, टेन्योर से वर्ड निकाला हमने, टेन्योर प्रीमियम। जितना लॉन्ग टर्म लोन हो जाएगा उतना उसका रिस्क बढ़ जाएगा। अगर मैं बोलूं कि आपके पैसे मैं 1 साल में वापस कर दूंगा, ठीक है जी, मैं बोलूं आपके पैसे मैं 10 साल में वापस कर दूंगा, रिस्क बढ़ गया आपका 10 ईयर्स। जितना टेन्योर बढ़ता रहता है उसका प्रीमियम भी बढ़ता रहेगा, तो इसलिए बैंक ये भी कंसिडरेशन रखेगा। तो 4 चीजों पर अब आपको अगर लोन लेना होगा, 4 चीजें के बेसिस पर ही आपको पता लगेगा कि आपकी लोन की कीमत क्या होने वाली है। मार्जिनल कॉस्ट, हर एक आपने जो पैसा मांगा एक्स्ट्रा रुपया जुटाने के लिए बैंक को कितना पैसे देने पड़े, नेगेटिव कैरी ऑन सीआरआर, ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड टेन्योर, कितनी देर के लिए आपने पैसा मांगा है। ठीक है जी, दैट्स इट। तो ये अपने पास टोटल आज की पीपीटी, चलेंगे जल्दी, ठीक है, थैंक यू।